टॉपिक है द डॉक्ट्रिन ऑफ गिल्ट बाय एसोसिएशन। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 2 के लिए भी। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में एक अपना जजमेंट दिया था, 2011 में। उसमें कहा था कि अगर कोई आदमी किसी बैंड ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड है, सिंपल भाषा में समझते हैं, अगर कोई पर्सन है वो किसी ऐसे ग्रुप से या समूह से, किसी ऑर्गेनाइजेशन से उसमें इन्वॉल्व है, उसमें मेंबरशिप ली हुई है। मान लो ये ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो कॉप नाम की ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या है, कुछ इलीगल एक्टिविटी करती है इंडिया में और इसको गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है, प्रतिबंध लगा रखा है, और कोई पर्सन इसका मेंबर है, इसका सदस्य है, तो सिर्फ इसका सदस्य होने से वो आदमी क्रिमिनल नहीं बन जाता। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अपने 2011 के जजमेंट में कि क्या है कि सिर्फ मेंबरशिप होने से ही किसी बैंड ऑर्गेनाइजेशन का कोई प्रतिबंध लगा रखा है ऑर्गेनाइजेशन पर और वो इलीगल एक्टिविटी करती है और कोई उसका मेंबर है, सिर्फ मेंबर होने से ऐसा नहीं हो जाता कि वो क्राइम करता है, अपराध करता है। ये 2011 में बोला था, लेकिन अपने जजमेंट का ही अभी इसको ओवर रूल्ड कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अब क्या कहा है, अब कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि देखो, कोई भी आदमी है, कोई पर्सन है और वो बैंड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, तो सिर्फ वो मेंबर होगा, सदस्य होगा, तो भी वो क्राइम में आएगा, अपराध में आएगा और अपराधी माना जाएगा यूआपा एक्ट के अंदर, यूआपा एक्ट के अंदर। और यूआपा एक्ट क्या है, देखो शॉर्टकट में ब्रीफली डिस्कस करेंगे हम यूआपा एक्ट को। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ये 1967 में बनाया हुआ था। पूरा डिटेल में जानना तो पॉलिटी की प्लेलिस्ट में इसका लेक्चर मिल जाएगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल के लिए इंपॉर्टेंट है। मेंस में तो क्वेश्चन आता ही है, इसको आप इसकी जो प्रोविजन है वहाँ पे लिख सकते हो क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी में आता है ये। तो यूआपा एक्ट बनाया था 1967 में टेररिज्म जैसी एक्टिविटीज से, अनलॉफुल एक्टिविटीज से निपटने के लिए। तो इसके अंदर वो आदमी क्रिमिनल माना जाएगा और वो क्राइम माना जाएगा अगर कोई बैंड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, सदस्य है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो इसको लागू करके ये डॉक्ट्रिन जो सिद्धांत है गिल्ट बाय एसोसिएशन, इसको रिस्टोर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। गिल्ट बाय एसोसिएशन का मतलब किसी समूह का दोषी, किसी समूह के द्वारा दोषी ठहरा दिया गया इस डॉक्ट्रिन के द्वारा, इस सिद्धांत के द्वारा। यानी कि अगर सिर्फ वो कुछ नहीं करता है और उसने मेंबरशिप ले रखी है किसी बैंड ऑर्गेनाइजेशन की, बैंड एसोसिएशन की, तब भी वो क्राइम में इन्वॉल्व माना जाएगा और उसे सजा हो सकती है। इसका मतलब ये हो गया, यानी कि गिल्टी बाय एसोसिएशन। गिल्टी का मतलब दोषी, गिल्ट मतलब दोष, तो गिल्टी हो जाएगा एसोसिएशन का। अगर कोई उस एसोसिएशन में इन्वॉल्व है तो ऐसा माना जाएगा कि उसने भी क्राइम किया है। तो ये आपको याद रखना है इसमें। और जो यूआपा एक्ट है 1967 का, इसके सेक्शन 3 में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, एसोसिएशन को अनलॉफुल एक्टिविटी डिक्लेयर कर सकती है और किसी भी पर्सन को डिक्लेयर कर सकती है 2019 के अमेंडमेंट के बाद। 2019 में देखो इस एक्ट में अमेंडमेंट कर दिया था। पहले सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को ही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया जा सकता था, किसी इंडिविजुअल को टेररिस्ट डिक्लेयर नहीं किया जा सकता था। लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, वो किसी इंडिविजुअल आदमी को, एक आदमी को भी आतंकवादी, टेररिस्ट घोषित कर सकती है 2019 के अमेंडमेंट के बाद। उस लेक्चर में यूआपा एक्ट का जो लेक्चर बना हुआ है पॉलिटी के प्लेलिस्ट में, वहाँ पे डिटेल में हमने डिस्कस किया है इसको। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी अफर्म किया है कि जो यूआपा का सेक्शन 10 क्लाउज ए सब क्लाउज आई है, ये देखो 2 साल की सजा दे सकता है अगर कोई सिर्फ किसी का मेंबर है ऑर्गेनाइजेशन का, और भले ही वो क्राइम ना करता हो, लेकिन ऐसी बैंड ऑर्गेनाइजेशन का वो मेंबर है तो उसको 2 साल की सजा हो सकती है। जो यूआपा है देखो ये 1967 में बनाया था, टेररिज्म और अनलॉफुल एक्टिविटी के विरोध में बनाया गया था ताकि इनसे निपटा जा सके। और अनलॉफुल एक्टिविटी का मतलब क्या है, ऐसी कोई भी एक्शन, कोई भी कार्य, कोई भी मतलब एक्शन हो गया जो हमारी इंडिया की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेंटी, संप्रभुता को नुकसान पहुंचाता है, वो एक्टिविटी अनलॉफुल एक्टिविटी समझी जाएगी, यानी कि कानून के विरुद्ध एक्टिविटी समझी जाएगी और इसमें सजा हो सकती है, किसी भी पर्सन को, ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया जा सकता है। लेकिन इसमें ना क्लियरली डिफाइन नहीं किया हुआ है, तो इससे क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पावर मिल जाती है, किसी भी आदमी को वो परेशान भी कर सकती है, पॉलिटिकल मतलब उसमें इन्वॉल्व हो सकती है। तो ये आप वहाँ पे उस लेक्चर में देखना, पूरा डिटेल में एनालिसिस की गई है। थोड़ा मेजर फीचर जान लेते हैं इस एक्ट के।
सेंट्रल गवर्नमेंट को एब्सोल्यूट पावर दी गई है। इंडियन या फॉरेन नेशनल किसी को भी डिक्लेयर किया जा सकता है इसके तहत, और किसी को भी सजा दी जा सकती है, चाहे हमारे इंडिया का आदमी है, भले ही विदेशी आदमी हमारे इंडिया में रह रहा है, भले ही इंडिया का आदमी है और इंडिया से बाहर रह रहा है। और हाईएस्ट पनिशमेंट क्या है? डेथ पेनल्टी दी जा सकती है, मृत्यु की सजा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास दिया जा सकता है। 2019 के अमेंडमेंट के बाद किसी इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट डिक्लेयर किया जा सकता है सर्टेन ग्राउंड पे। और देखो जो निया नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, इसके जो डायरेक्टर जनरल है, इनको पावर दी हुई है कि वो उसकी प्रॉपर्टी, किसी ऑर्गेनाइजेशन के इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी सीज कर सकते हैं, जब्त कर सकती हैं। और इसमें देखो निया के जो इंस्पेक्टर होते हैं, नेशनल इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी है, इसके इंस्पेक्टर लेवल्स के जो अधिकारी हैं उनको पावर होती है, जो स्टेट में पुलिस डीएसपी लेवल के अधिकारी को पावर होती है ना, इतनी पावर इंस्पेक्टर को पावर होती है निया के। वो सर्च कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं टेररिज्म से रिलेटेड केसेस को। तो यही था इसके बारे में।